दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज नहीं होने दी जा रही, यानी कि स्क्रीन नहीं होने दी जा रही। सच को ही नहीं छुपा सकता, सच सामने आता ही रहता है। सच को बहुत बुरी बीमारी होती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर पठान ने पहले ही दिन तोड़े दोस्तों सारे रिकॉर्ड। अंधभक्तों को लगा बड़ा झटका। जी शाहरुख ने ऑनलाइन बुकिंग में बनाया एक और नया रिकॉर्ड। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें पवित्र कुरान जलाने के बाद नाटो में जाने का सपना टूट गया है। जी हां, आपको बताएंगे क्या कुछ मामला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, जी हाँ, क्यों है चमत्कारी बाबा। आखिरकार दोस्तों 5 दिन से ये मुद्दा सोशल मीडिया पर न्यूज चैनलों पर क्यों घूम रहा है, आखिरकार वो क्या चमत्कार है और बीजेपी क्यों धीरेन्द्र शास्त्री को आगे कर रही है, इसका क्या मकसद है, ये भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल सीसी पहुंचे दिल्ली। जी हां, आपको बताते चले गणतंत्र दिवस में होंगे मुख्य अतिथि। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी का जधामपुर में हुआ जोरदार स्वागत। जम्मू कश्मीर में राहुल ने गुलाम नबी आजाद पर क्या बोला है, बताएंगे क्या कुछ इज्जत क्यों दी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जेएनयू में जमकर हुआ बवाल। एबीवीपी के छात्रों पर पत्थर मारने के लगे आरोप। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा रही है तो फिर गोडसे की फिल्म को भी करो बैन। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लेकर अब राहुल गांधी ने कटाक्ष कर दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को रोका जा रहा है। अंग्रेजों वाला कानून लगाकर, इमरजेंसी लगाकर इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज होने से, बेसिकली दोस्तों स्क्रीन होने से यूट्यूब, ट्विटर तमाम जगहों से हटाया जा रहा है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि सच को बहुत बुरी आदत होती है सामने आने की, और वो सामने आकर रहता है। सच सामने आकर रहता है और जो सच है वो सच है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। दरअसल दोस्तों जब ये गुजरात में दंगे हुए थे उस दौरान इस देश राज्य के, यानी कि गुजरात राज्य के पीएम नरेंद्र मोदी थे। जाहिर सी बात है अब जब कहीं पर दंगे हुए हैं तो आरोप तो हमेशा सरकार पर लगता ही है, लेकिन मोदी जी पर यहाँ पर यह आरोप भी लगे थे कि ये दंगा करवाने में भी उनका ही हाथ था, जिसके बाद ये मामला काफी लंबा समय तक कोर्ट में भी चला। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी। हालांकि क्लीन चिट मिलने के बाद भी विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री ही उसके जिम्मेदार थे। और अब इस बात पर दोस्तों आप समझिए सील तब लग गई जब बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री में ये साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री जो जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे तब जो यहाँ पर ये दंगे हुए थे। और हमारी पूरी जांच करने के बाद, यानी कि बीबीसी कह रहा है, जिसने डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो कह रहा है हमारी ये सारी जांच करने के बाद ये तय हो गया कि प्रधानमंत्री इस दंगे के जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों एक वो थे जिम्मेदार। इसको जिम्मेदार, प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया है। यही कारण है जो बीबीसी पर रोक लगा दी गई। अब आप समझिए दोस्तों अगर यही बीबीसी का ऑफिस भारत में होता, अगर ये एक विदेशी बीबीसी चैनल नहीं होता तो क्या अब तक ये चैनल बचा हुआ होता? अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके ऑफिस में ईडी, सीबीआई, एनआई की रेड पड़वा दी होती, तमाम तरीके के उसके ऊपर एलिगेशन लगवा दिए होते, हो सकता है उसको भी बैन करा दिया जाता। दरअसल प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि उनकी छवि बिगड़े और 2002 वाला वो जो सच है वो फिर से एक बार बाहर आकर नाचने लगे बीजेपी के सर पर। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, पठान मूवी ने पहले ही दिन तोड़े सारे रिकॉर्ड, अंध भक्तों को लगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें शाहरुख खान की पठान ने दोस्तों ऑनलाइन एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। आपको बता दें 50 करोड़ की बताई जा रही है टिकट बुकिंग हो चुकी है ऑनलाइन। अब आप समझिए अब तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो शाहरुख खान की पठान ने बनाया है। आपको बता दें आज पठान की रिलीज डेट है, आज पठान रिलीज हो चुकी है। ऐसे में पहले ही दिन थिएटर में शाहरुख खान का हुजूम देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ शाहरुख खान की पठान को लोगों का प्यार मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अंध भक्तों को मिर्ची लग रही है। दरअसल दोस्तों कई दिनों बाद एक ऐसी धमाकेदार फिल्म आई है जिसको देखने का वाकई में मन कर रहा है, वाकई में दिल कह रहा है कि इस फिल्म को जाकर देखा जाए। आपको बता दें अंध भक्तों ने इस फिल्म को लेकर काफी जो है यहाँ पर हंगामे किए थे, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि शाहरुख खान की पठान को लोगों का जमकर प्यार तो मिल ही रहा है दोस्तों, लेकिन पठान के लिए लोगों का जो एक कह सकते हैं जो प्यार है वो सामने देखा भी जा सकता है। पठान फिल्म दोस्तों शाहरुख खान इसमें मुख्य रोल में नजर आए हैं, जॉन इब्राहिम भी हैं, दीपिका पादुकोण भी हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा झटका तब लगा अंध भक्तों को जब इस फिल्म ने दोस्तों 50 करोड़ की कमाई तो ऑनलाइन ही कर ली है। यानी कि इतने टिकट बिके कि अब तक शाहरुख खान का ये समझ लीजिए सबसे बड़ा कलेक्शन होने वाला है। और शायद जो बॉलीवुड कहीं खो गया था माना ये भी जा रहा है कि शाहरुख खान ही उसे वापस लाइन पर लाएंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल आपको बता दें दोस्तों पवित्र कुरान जलाने के चक्कर में स्वीडन का टूटा सपना नहीं शामिल हो पाएंगे नाटो में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कथित तौर पर स्वीडन में पवित्र कुरान को जला दिया गया। वहां पर आपको बताते चले मुस्लिमों का जो कुरान शरीफ होता है दोस्तों उसको बाकायदा एक आपको बता दें दरअसल वहां पर एक आंदोलन चल रहा था। आंदोलन के दौरान जो है यहाँ पर कुछ नेता ने, ये दो नेता थे दोस्तों, उसमें से एक नेता ने कुरान शरीफ को जला दिया, कलाम पाक को, जिसके बाद आपको बता दें वहां पर हंगामा हो गया। सब देशों ने जो यहाँ पर स्वीडन की निंदा की। हालांकि स्वीडन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने वहां पर माफी भी मांगी और कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बताते चले इस पर काफी हंगामे हुए, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा था कि फिलहाल इस पर जल्दी ही कोई फैसला ले सकते हैं विपक्षी देश, चाहे वो तुर्की हो या अदर देश। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर जी आम आदमी पार्टी बोले फिलहाल एलजी साहब इनलीगली तरीके से 2 महीने से एमसीडी को चला रहे हैं। आप समझिए दोस्तों एमसीडी में सरकार बनी है किसकी, आम आदमी पार्टी की, लेकिन दोस्तों अवैध तरीके से, इसको अवैध तरीका ही कहा जाएगा कि एमसीडी में दोस्तों सरकार बनने के बावजूद भी एलजी जो है दोस्तों दिल्ली के वो 2 महीने से इनलीगली एमसीडी को चला रहे हैं। आप समझिए अगर कोई सरकार बन जाती है तो तत्काल में जो सरकार दूसरी होती है उसको कार्यभार छोड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि मोदी सरकार कुछ दिन बाद ये ना कह दे कि अब जो है यहाँ पर हम अब से वोटिंग भी नहीं कराएंगे, बस अब से बीजेपी की सरकार सत्ता में रहेगी। आप समझिए बीजेपी ये कर भी सकती, जब एमसीडी में इतनी बेईमानी कर सकती है बीजेपी दोस्तों, तो बीजेपी से ये उम्मीद भी की ही जा सकती है कि वो वोटों को अपनी तरीके से घुमाती है। एमसी और जो ईवीएम पर सवाल उठते हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने से एमसीडी दोस्तों जानबूझकर एलजी जो है वो सरकार नहीं बनने दे रहा है, किसकी, आम आदमी पार्टी की। कल भी दोस्तों आप समझिए एलजी ने उन 9 नॉमिनेटेड सदस्यों से वोटिंग वो करवाया दोस्तों, वोटिंग जिनको हक ही नहीं था उनको सदस्यता दिलाई गई, जिसका मतलब साफ है कि आप लोकतंत्र से नहीं बल्कि तानाशाही से चलना चाहते हो। अगर यही सब होना है तो फिर अदालतों को बंद कर देना चाहिए, है ना, पुलिस थानों में ताले डाल देना चाहिए और सारे विपक्षों को जो है यहाँ पर जेल में डाल देना चाहिए, ये कहकर कि मैं तो एक तानाशाह हूं, अब मैं तानाशाही से सरकार चलाऊंगा। अगर जिस दिन मोदी जी ने ऐसा कर दिया उस दिन देश की जनता सड़कों पर भी होगी और इस सरकार को दोस्तों दौड़ा दौड़ा कर भगाया जाएगा। फिर समझ लीजिए एक बार जनता मौका दे रही है कि लोकतंत्र से चलो, लेकिन जिस दिन जनता का दिमाग घूम गया सरकार को उठाकर बाहर फेंक देगी, 2 मिनट लगेंगे। सिंपल सी बात यह है दोस्तों, आज देश में जो लगातार जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, खास कर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसी चीजों को बीजेपी पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है।
चीज दोस्तों देखी जा सकती है कि आज हमारे देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ये सब कुछ बड़ी है घटनाएं। अब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि ये गुंडागर्दी है और एलजी ने कल भी सिर्फ नॉमिनेटेड सदस्यों को दोस्तों आप समझिए सदस्यता दिला दी वहां पर, लेकिन एमसीडी में जिसकी सरकार बनना थी, जो मेयर चुनना था, वो कल भी नहीं चुना गया। जिसका मतलब साफ है कि फिलहाल बीजेपी आगे भी दोस्तों इनलीगली तरीके से उसको चलाना चाहती है केंद्र के भरोसे। दरअसल एमसीडी में हारने के बाद भी दोस्तों आप समझिए खुद ही सारा कार्यभार चलाएंगे तो फिर आम आदमी पार्टी के जीतने का मतलब क्या हुआ। एक चुनी हुई सरकार के साथ तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तानाशाही को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राहुल गांधी का, जी हाँ, गुलाम नबी आज़ाद पर कटाश। बोले राहुल गांधी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के 90% लोग तो हमारे मंच पर बैठे हुए थे भारत जोड़ो यात्रा में। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। दरअसल दोस्तों गुलाम नबी आज़ाद बड़े ही ज़ोरों शोरों से गए थे कांग्रेस छोड़कर। गुलाम नबी आज़ाद को लगता था कि अब हमने कांग्रेस तो छोड़ ही दी है, अब जो है यहाँ पर सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन दोस्तों गुलाम नबी आज़ाद ये नहीं जानते थे कि फिलहाल जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं दोस्तों गुलाम नबी आज़ाद पर भारी पड़ेगी। और क्यों पड़ेगी दोस्तों, इसका मतलब भी आप समझिए। इसका सीधा सा मतलब क्या है दोस्तों कि गुलाम नबी आज़ाद जो करने की कोशिश कर रहे थे वो हो नहीं पा रहा है। क्योंकि दोस्तों आप खुद ही बताइए कि गुलाम नबी आज़ाद एक तरफ तो कहते हैं कि भैया हम तो जो है यहाँ पर बीजेपी देश में नफरत फैला रही है और हम जो है कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं। दूसरी तरफ गुलाम नबी आज़ाद जो है प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद अपनी पार्टी बना लेते हैं अलग। माना ये जा रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन सिर्फ बात इतनी सी नहीं है कि गुलाम नबी आज़ाद दोस्तों बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। बात ये भी है कि आखिरकार जो ये गुलाम नबी आज़ाद जो बोल रहे थे, जो चीज़ें वो बोलते आए हैं पहले भी नज़र, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। मतलब कि आप समझिए एक तरफ तो गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि नहीं 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 सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारी पार्टी में कुछ बुरा नहीं। दूसरी तरफ एक एक कर कर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी पूरी तरीके से कंगाल हो गई, कंगली हो गई। आपको जब कांग्रेस ने बड़े बड़े पद दिए, कभी खाली नहीं रखा, तब आपने जो यहाँ पर बड़ी खुशी जताई। लेकिन जब एक बार कांग्रेस ने आपसे आपकी मेहनत मांग ली तो आप भाग निकले। क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के ऊपर दोस्तों तब जो है मुश्किल समय था, सिर्फ इसलिए ना। फिलहाल तो ये है कि गुलाम नबी आज़ाद दोस्तों खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि उनकी पार्टी तो धीरे धीरे कर कर ख़त्म हो गई। जो उनके नेता थे वो खुद कहने लगे कि भैया हम तो जो है यहाँ पर इसलिए गए थे क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने जो है यहाँ पर हमें कहा था विचारधारा से चलने के लिए। लेकिन अफसोस इसी बात का है दोस्तों कि जो लोग विचारधारा की बात करते हैं, जो लोग विचारधारा से चलने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या सच में वो विचारधारा से चलते हैं? क्या सच में दोस्तों देश के लोकतंत्र को ख़त्म नहीं किया जा रहा है? फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर तो अंग्रेजों का कानून लगाकर मोदी जी आपने रोक लगा दी। अगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगेगी तो फिर जो है यहाँ पर गोडसे की फिल्म पर भी लगाओ रोक। आपको बताते चले दोस्तों कथित तौर पर गांधी और गोडसे की फिल्म जो है उस पर अबू आजमी ने भी रोक लगाने की बात की थी। अब ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर कटाक्ष कर दिया। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्काल में खड़े हो गए जैसे ही उनके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है बीबीसी की उसको रोकने के लिए तत्काल में अंग्रेजों वाला कानून लगा दिया, इमरजेंसी। और दोस्तों इसमें मजे की बात आपने एक नोटिस नहीं की होगी, जो बीजेपी की सरकार कांग्रेस को हमेशा इमरजेंसी के लिए कोसती थी, आप समझिए जो इमरजेंसी के लिए कोसती थी कि ये फैसला गलत था इंदिरा गांधी का, आज दोस्तों उसी मोदी सरकार ने इमरजेंसी कानून का यूज कर कर ट्विटर, यूट्यूब, वेबसाइटें, उन तमाम जगहों से बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया जहां पर इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जा रहा था या फिर इसको शेयर किया जा रहा था। यहां तक के ये तक कह दिया गया कि जो भी इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाएगा उसके ऊपर लीगली तरीके से उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों कि एक तरफ तो आप लगातार कांग्रेस को कोसते थे, आप कांग्रेस से कहते थे कि भैया देखो ये जो कांग्रेस है ये
कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर हमें रोकने की कोशिश करती है। कांग्रेस जो है हमारी विचारधारा को रोक रही है। लेकिन अफसोस की बात क्या है दोस्तों कि आज हमारे देश में कई तमाम तरीके के कानून चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मोदी सरकार दोस्तों जिस तरीके की तानाशाही करती है इसका कोई जवाब नहीं है भैया। और ये जवाब शायद आप और हम दे भी नहीं सकते, क्योंकि एक चीज तो साफ हो जाती है कि दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं वो आप और हम नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं दोस्तों वो मेरी समझ से तो बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री चाहते क्या है, उनका मकसद क्या है। देश को तोड़ना, देश में भाईचारे को खत्म करना, प्यार मोहब्बत को मिटा देना, यही बीजेपी की एक रणनीति है। ओवैसी यहीं पर नहीं रुके। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाई जा रही है। क्या आप उस वक्त जो गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं थे, सीएम नहीं थे, या फिर कोई अर्श से उतर कर आया था? ओवैसी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अर्श से कोई और आया होगा, उसकी वजह से दंगे फैले होंगे। जिस कांग्रेस के नेता को काट कर फेंक दिया गया ये आपके राज में नहीं हुआ होगा। जिस बिल्किस बानो के साथ रेप किया गया, और आप समझिए दोस्तों आज उसके आरोपी घूम रहे हैं, ये आपकी वजह से नहीं हुआ। ओवैसी ने जमकर बीजेपी को घेरा। ओवैसी ने कहा कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने की हिम्मत रखते हो तो फिर गोडसे की फिल्म पर भी लगाओ बैन, उस फिल्म को भी रोको। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गांधी वर्सेस गोडसे बताया गया है, जबकि आप एक बात समझिए दोस्तों, गांधी वर्सेस गोडसे कहीं से हो ही नहीं सकता है। गोडसे एक हत्यारा था जिसने हमारे गांधी जी को, हमारे राष्ट्रपिता को गोली मार दी थी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मामला बिगड़ सा गया है। आपको पता होगा 2 दिन से दोस्तों, 2 दिन से नहीं सॉरी, लगभग 5-6 दिन से एक चीज दोस्तों बड़ी ही जोरदार तरीके से घूम रही है। और वो क्या मुद्दा है दोस्तों? वो मुद्दा है दोस्तों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। अब ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का मुद्दा शुरू कहां से हुआ है और किस वजह से हुआ है, आज इस वीडियो में आप पूरा समझिए। दरअसल दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री का एक गहरा रिश्ता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। अब आप सोचेंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, इससे धीरेन्द्र शास्त्री का क्या लेना देना? बहुत लंबा गहरा लेना देना है दोस्तों। आप जानते हैं कि दोस्तों आने वाले महीने में, यानी कि कुछ महीने बाद, इसी साल में 2 जगह चुनाव होना है, 2 राज्यों में, ठीक है। और वो 2 राज्य कौन से दोस्तों? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से दोस्तों बाबा का बहुत गहरा रिश्ता है। इनके जो भक्त हैं, इनके जो लेना देना है, जो इनके तार जुड़े हुए हैं वो दोनों जगह से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के लोग भी इनके कई भक्त हैं दोस्तों, और मध्य प्रदेश के लोग भी इनके भक्त हैं। सबसे बड़ी बात ये धीरेन्द्र शास्त्री के मैजिकों पर आजकल सवाल उठ रहा है। ये कहते हैं कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मेरे पास तो शक्तियां हैं। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं मिलना चाहूंगा धीरेन्द्र शास्त्री से, वो मुझे बताए कि उनके पास कौन सी ऐसी शक्तियां हैं अद्भुत जो हमें दिखती नहीं है। अब आप समझिए, हालांकि दोस्तों लोगों की अपनी अपनी आस्था है, लेकिन आस्था के नाम पर बेवकूफ ना बना जाए। ये आप भी जानते हैं कि ऐसे कई बाबा मार्केट में घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि लोगों के मन में अंधविश्वास पैदा कर रहे हैं, चमत्कारों जैसी डकियानुसी बातें कर कर। लेकिन बीजेपी दोस्तों इस मामले को दे रही है हवा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में चुनाव है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बीजेपी ने यहां से कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। उधर राहुल गांधी ने दावा किया कि मैं लिख के दे देता हूं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। इसके बाद बीजेपी और बौखला गई। बीजेपी को कुछ मुद्दा मिल नहीं रहा था, तो बीजेपी ने चुना हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा और इस मुद्दे को देनी शुरू कर दी हवा। अब आप समझ सकते हैं कि जब 2 राज्यों में चुनाव है और जो बाबा के चमत्कारों पर विश्वास करते हैं वो लोग किसे वोट देंगे बाबा के कहने पर? बीजेपी को। हिंदू मुस्लिम मुद्दा जो बीजेपी ढूंढ रही थी वो शुरू हुआ या नहीं? हो गया। इस पर अब तमाम तरीके की बातें चल रही हैं कि लोग सनातन धर्म को गाली देते हैं, लेकिन मुस्लिमों को गाली दे दे तो सर तन से जुदा हो जाता है। और तमाम तरीके की बातें जानबूझकर इसको हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है। और क्योंकि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए बीजेपी की वहां पर भी नजर है। और बीजेपी को सबसे बड़ा डर मध्य प्रदेश खोने का है।
तो अब देखना होगा। हालांकि बीजेपी कुछ भी करे, मध्य प्रदेश तो हाथ से जाएगा ही जाएगा और कांग्रेस की सरकार सीधे तौर पर नक्की आने वाली है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए।